आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 23वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अभिनय के अभ्यास के लिए विनय रोज आने लगा। सुचरिता एक बार उसकी ओर देख लेती, फिर अपने हाथ की पुस्तक की ओर मन देती या अपने कमरे की ओर चली जाती। विनय के अकेले आने की यह संपूर्णता प्रतिदिन उसके मन को चोट पहुंचाती, किंतु वो कभी कोई प्रश्न न पूछती। किंतु ज्यों ज्यों दिन बीतते जाते, सुचरिता के मन में गोरा के विरुद्ध एक अभियोग का सा भाव बढ़ता जाता। मानो उस दिन उनकी जो बात हुई थी, उसमें कुछ ऐसा भाव रहा था कि गोरा फिर आने के लिए प्रतिश्रुत है। अंत में जब सुचरिता ने सुना कि गोरा बिल्कुल बिना कारण ही कुछ दिन के लिए कहीं घूमने चला गया है और उसका कुछ पता ठिकाना नहीं है, तब उसने बात को एक मामूली खबर की तरह उड़ा देना चाहा। किंतु वो उसके मन में कसकती ही रही। काम करते करते सहसा ये बात उसे याद आ जाती। कभी कभी अनमनी बैठी बैठी वो चौंक कर जान लेती कि वो मन ही मन ये बात सोच रही थी। गोरा के साथ उस दिन उसकी बातचीत के बाद वो अचानक ऐसे लापता हो जाएगा, सुचरिता ने ऐसी आशा बिल्कुल नहीं की थी। गोरा के मत से अपने संस्कारों के इतना अधिक भिन्न होने पर भी उस दिन उसके भीतर विद्रोह की प्रवृत्ति जरा भी नहीं रही थी। गोरा के मत विश्वासों को उसने ठीक ठीक भले ही न समझा हो, किंतु व्यक्ति गोरा को वो मानो समझ सकी थी। गोरा के मत चाहे जो रहे हों, उनसे वो व्यक्ति शुद्र नहीं हो गया है, अवज्ञा की योग्य नहीं हो गया है, बल्कि उनसे उसके चित्त की शक्ति प्रत्यक्ष हुई है। ये उसने प्रबल भाव से अनुभव किया था। ये सब बातें और किसी के मुंह से वो न सह सकती। क्रुद्ध होती, उस व्यक्ति को मूर्ख समझती, उसे डांट डपट कर सुधारने के लिए उत्तेजित हो उठती। लेकिन गोरा के संबंध में उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गोरा की बातों ने उसके चरित्र के, उसकी बुद्धि की तीक्ष्णता के, उसके असंदिग्ध विश्वासों की दृढ़ता के और उसके मेघ मंद्र मर्म भेदी स्वर की प्रबलता के साथ साथ मिलकर एक सजीव और सत्य आकार धारण कर लिया था। ये सब मत और विश्वास सुचरिता स्वयं ना भी अपना सके, किंतु और कोई उन्हें इस प्रकार पूरी बुद्धि से, पूरी श्रद्धा से संपूर्ण जीवन अर्पित करके ग्रहण करे तो उसे धिक्कारने की कोई बात नहीं है, बल्कि विरोधी संस्कारों का अतिक्रमण करके उस पर श्रद्धा भी की जा सकती है। ये भाव उस दिन सुचरिता के मन पर पूरी तरह छा गया था। सुचरिता के लिए मन की ऐसी अवस्था बिल्कुल नई थी। मतभेद के विषय में वो अत्यंत असहिष्णु थी। परेश बाबू के एक प्रकार निर्लिप्त समाहित शांत जीवन का उदाहरण सामने रहने पर भी सुचरिता, क्योंकि बचपन से ही सांप्रदायिकता से घिरी रही थी, इसलिए मत सिद्धांत को वो अत्यंत एकांत रूप से ग्रहण करती थी। उसी दिन पहले पहल व्यक्ति की ओर मत को मिला हुआ देखकर उसने मानो एक सजीव समग्र पदार्थ की रहस्यमय सत्ता का अनुभव किया। मानव समाज को केवल मेरा पक्ष और दूसरा पक्ष नामक दो सफेद और काले भागों में बिल्कुल अलग अलग बांटकर देखने की भेद दृष्टि वो उसी दिन पहले पहल भूल सकी थी, और भिन्न मत के मनुष्य को भी पहले मनुष्य मानकर ऐसे ढंग से देख सकी थी कि मत की भिन्नता गौण हो गई थी। उस दिन सुचरिता ने अनुभव किया कि उसके साथ बातचीत करने में गोरा को एक आनंद का बोध होता है। ये क्या केवल अपनी राय जाहिर करने का ही आनंद था? उस आनंद देने में सुचरिता का क्या कोई योग नहीं था? शायद नहीं था। शायद गोरा के निकट किसी व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं है।
वो अपने मत और उद्देश्य लेकर ही सभी से दूर हो गया है। मनुष्य उसके लिए केवल मत के प्रयोग करने के उपलक्ष्य हैं। इन कई दिनों में सुचरिता ने विशेष रूप से उपासना में मन लगा दिया था। ये जैसे पहले से भी अधिक परेश बाबू का आश्रय लेने की चेष्टा करती थी। एक दिन परेश बाबू अपने बैठक में अकेले बैठे कुछ पढ़ रहे थे। इसी समय सुचरिता चुपचाप उनके पास आकर बैठ गई। परेश बाबू ने पुस्तक टेबल के ऊपर रखकर पूछा, क्यों राधे? सुचरिता, कुछ नहीं, कहकर यद्यपि टेबल के ऊपर किताबें और अखबार बाकायदे रखे थे, तो भी उनको इधर उधर हटाकर और तरह से सजाकर रखने लगी। दम भर बाद वो कह उठी, बाबूजी, पहले आप जिस तरह मुझे पढ़ाते थे उसी तरह अब क्यों नहीं पढ़ाते? परेश बाबू ने स्नेहपूर्वक जरा हंसकर कहा, मेरी छात्रा तो मेरे स्कूल से पास करके निकल गई है, अब तो तुम आप ही सब पढ़ सकती हो बेटी। सुचरिता ने कहा, ना, मैं कुछ भी नहीं समझ पाती बाबूजी, मैं पहले ही की तरह आपके पास पढ़ूंगी। परेश बाबू ने कहा, अच्छी बात है, मैं कल से तुमको पढ़ाऊंगा। सुचरिता फिर कुछ देर चुप रहकर एकाएक कह उठी, बाबूजी, उस दिन विनय बाबू ने जाति भेद के बारे में बहुत सी बातें कही थी, आप उस बारे में समझकर मुझसे कुछ क्यों नहीं कहते? परेश बाबू ने कहा, बेटी, तुम तो जानती ही हो, मैंने बराबर तुम लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया है कि तुम लोग जिससे हर एक विषय को आप सोचने समझने की चेष्टा करो। मेरे या और किसी के मत को केवल रटी हुई बातों की तरह कामों में न लाओ। प्रश्न के ठीक तरह से मन में जाग उठने के पहले ही उसके संबंध में किसी तरह का उपदेश देने जाना और भूख लगने के पहले ही भोजन करने के लिए आहार देना एक ही है। उससे केवल अरुचि और अजीर्ण ही होता है। तुम जब मुझसे जो प्रश्न करोगी तब मैं अपनी समझ के माफिक उसके विषय में कहूंगा। सुचरिता ने कहा, मैं आपसे यही प्रश्न करती हूं कि हम लोग जाति भेद की निंदा क्यों करते हैं? परेश बाबू ने कहा, एक बिल्ली थाली में हमारे साथ बैठकर खाने को खा जाए तो कोई दोष नहीं, मगर एक मनुष्य उस स्थान या चौके में चला जाए तो सामने का अन्न छूत हो गया कहकर फेंक दिया जाता है। मनुष्य के द्वारा मनुष्य का ऐसा अपमान, मनुष्य की मनुष्य के प्रति ऐसी घृणा जिस जाति भेद के भाव से उत्पन्न होती हो, उसे अधर्म न कहें तो और क्या कहें। जो लोग मनुष्य की ऐसी घोर अवज्ञा कर सकते हैं वे कभी पृथ्वी पर बड़े नहीं हो सकते। उन्हें भी अपने प्रति औरों की ऐसी अवज्ञा सहनी ही होगी। सुचरिता ने गोरा के मुंह से सुनी हुई बातचीत का अनुसरण करके कहा, आजकल यहाँ के समाज में जो विकार उपस्थित हुआ उसमें अनेक दोष का रहना संभव है, किंतु वो दोष तो समाज की सभी चीजों में घुस गया है, तो क्या इसी से असल चीज को दोष दिया जा सकता है? परेश बाबू ने अपने स्वाभाविक शांत स्वर से कहा, असल चीज कहाँ है, जानता तो कह सकता। मैं आंखों से प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि हमारे देश में मनुष्य मनुष्य से झूठी घृणा करता है और वो घृणा का भाव सबको अलग परस्पर विच्छिन्न किए दे रहा है। ऐसी अवस्था में एक काल्पनिक असल चीज की बात सोचकर मन को सांत्वना कहाँ मिलती है? सुचरिता ने फिर गोरा की बातों का अनुसरण करके कहा, अच्छा, सबको समदृष्टि से देखना ही तो हमारे देश का चरम सिद्धांत था। परेश बाबू ने कहा, समदृष्टि से देखना ज्ञान की बात है, हृदय की बात नहीं। समदृष्टि के भीतर प्रेम भी नहीं है, घृणा भी नहीं है। समदृष्टि राग और द्वेष से परे है। मनुष्य का हृदय ऐसी हृदय धर्म विहीन जगह पर स्थिर होकर खड़ा नहीं रह सकता। इसी कारण हमारे देश में इस तरह का साम्य तत्व रहने पर भी नीच जातियों को देव मंदिर तक में घुसने नहीं दिया जाता। यदि देवता के स्थान में भी हमारे देश में साम्य न रहे तो दर्शन शास्त्र के भीतर उस तत्व के रहने से भी कोई लाभ नहीं और न रहने से भी कुछ हानि नहीं। सुचरिता बहुत देर तक चुपचाप बैठकर परेश बाबू की बातों को मन ही मन समझने की चेष्टा करने लगी। अंत में बोली, अच्छा बाबूजी, आप विनय बाबू वगैरह को ये सब बातें समझाने की चेष्टा क्यों नहीं करते? परेश बाबू ने जरा हंसकर कहा, विनय बाबू वगैरह बुद्धि कम होने के कारण इन सब बातों को ना समझते हो ये बात नहीं है, बल्कि उनमें बुद्धि अधिक होने ही के कारण वे समझना ही नहीं चाहते, केवल और को समझाना ही चाहते हैं। वे लोग जब धर्म की ओर से अर्थात सबकी अपेक्षा बड़े सत्य की ओर से इन सब बातों को हृदय से समझना चाहेंगे
तब तुम्हारे बाबूजी को समझाने के लिए उन्हें अपेक्षा किए बैठे रहना नहीं पड़ेगा। इस समय वे और ही पहलू से देखते हैं। इस समय मेरी बातें या मेरा समझाना उनकी किसी काम ना आवेगा। गोरा वगैरह की बातों को यद्यपि सुचरिता श्रद्धा के साथ सुनती थी, तो भी वे बातें उसके संस्कार या धारणा के साथ विवाद उपस्थित करके उसके हृदय को वेदना दे रही थीं। वो शांति नहीं पाती थी। आज परेश बाबू के साथ बातें करके उसने क्षण भर के लिए उस विरोध से छुटकारा पाया। गोरा, विनय या और कोई भी परेश बाबू से बढ़कर किसी विषय को अच्छी तरह समझता है, इस बात को सुचरिता किसी तरह अपने मन में स्थान देना नहीं चाहती। परेश बाबू के साथ जिसका मन नहीं मिलता था, उसके ऊपर क्रोध किए बिना आज तक सुचरिता से नहीं रहा जाता था। हाल में गोरा के साथ मुलाकात और बातचीत होने के बाद से सुचरिता गोरा की बातों को क्रोध, अवज्ञा या उपेक्षा करके किसी तरह उड़ा देने में असमर्थ हो रही थी। इसी से उसे एक तरह के कष्ट का अनुभव हो रहा था। यही कारण था कि वो फिर बचपन की तरह परेश बाबू को उनकी छाया की तरह अपना आश्रय अथवा अवलंब बनाने के लिए उसके हृदय में व्याकुलता उपस्थित हुई थी। चौकी पर से उठकर दरवाजे के पास तक जाकर सुचरिता फिर लौट आई और परेश बाबू के पीछे खड़े होकर उनकी कुर्सी की पीठ पर दोनों हाथ रखकर उसने कहा, बाबूजी, आज मुझे भी साथ लेकर उपासना कीजिएगा। परेश बाबू, अच्छा। इसके बाद अपनी सोने की कोठरी में जाकर दरवाजा बंद करके सुचरिता बैठी और उसने गोरा की बातों को एकदम अग्राह्य करने की चेष्टा की, किंतु गोरा का वो बुद्धि और विश्वास से जगमगा रहा मुख उसकी आंखों के आगे जागता रहा। उसे जान पड़ने लगा कि गोरा की बातें केवल बातें ही नहीं हैं, वे जैसे खुद गोरा की ही हैं। वे विश्वास के बल से और स्वदेश प्रेम की वेदना से परिपूर्ण हैं। वो मत नहीं है कि उसका प्रतिवाद करके ही उसे समाप्त कर दिया जाएगा। वो तो संपूर्ण मनुष्य है और वो मनुष्य सामान्य नहीं है। उसे ठेलकर सामने से हटाने के लिए हाथ नहीं उठता। अत्यंत ही एक द्वंद्व के बीच में पड़कर सुचरिता को रुलाई आने लगी। कोई उसे इतने बड़े दुविधा के द्वंद्व में डालकर आप संपूर्ण उदासीन निर्लिप्त की तरह अनायास दूर चला जा सकता है, ये बात सोचकर उसका हृदय विदीर्ण सा होने लगा। किंतु अपने को इसके लिए कष्ट पाते देखकर वो अपने को कोटिशः धिक्कार भी देने लगी। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 23वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।